नमस्कार बच्चों। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में विशाल मैदान। ठीक है, इससे पहले हम दो टॉपिक इसके ले चुके हैं। हिमालय पर्वत के बारे में हमने सीखा, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सीखा। अब तीसरा है भारत के विशाल मैदान। बढ़ते हैं। विशाल मैदान में को मालूम होना चाहिए कौन कौन से इसमें हैं। एक तो उत्तरी मैदान है, काफी विशाल मैदान है। उत्तरी मैदान में आप उत्तरी मैदान में सिंधु नदी का मैदान, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का मैदान, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान और राजस्थान का मैदान भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ नदियां राजस्थान की ओर भी बहती हैं, जिसमें लूनी है, उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इन चार के बारे में पढ़ेंगे। और अगला है तटीय मैदान। तटीय मैदान वो मैदान जो समुद्र के किनारे हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन दोनों के किनारों पर। ओके, मैप में सबसे पहले मैप में देखते हैं। मैप से बड़ा क्लियर सा हमें समझ में आएगा। ओके, पहले थोड़ा सा मैदानों के बारे में जान लेते हैं। क्या उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मुख्य रूप से इन तीन नदियों की सहायक नदियों के मैदान हैं। कैसे बने हैं? नदियां अपने साथ मिट्टी, गाद सब लेकर आई और उस एरिया को उन्होंने प्लेन पूरा उपजाऊ बना दिया, तो उससे ये मैदान बने हैं। ये काफी पुरानी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों को देखा जाए, ये तीनों नदियां हिमालय से भी पुरानी नदियां हैं। ये याद रखिएगा, ये तीनों नदियां हिमालय से भी पुरानी नदियां हैं। कैसे हैं? जब ज्योग्राफी की डिटेल में क्लास होगी, स्पेशली कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, कैसे तिथिस सागर में हिमालय का उत्थान हुआ, तब उसके बारे में बताएंगे। कैसे ये तीन नदियां, इवन सतलज जो है वो भी हिमालय से पुरानी नदी है। सामान्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह देते हैं। हमारे देश में जो सिंधु का मैदान, सिंध की सहायक नदियां, काफी सहायक नदियां पंजाब से, जम्मू कश्मीर से बहती हैं, लेकिन सिंधु का जो मुख्य मैदान है वो पाकिस्तान में पड़ता है। पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है ये। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर है। मतलब इस मैदान का जो ढाल है ना, बहुत ही मतलब स्टीप ना होके बहुत ही कम डिग्री का ढाल है, जिससे कि नदी का वेग थोड़ा धीमा रहता है। ठीक है, और नदी विसर्प बनाती हुई जाती है। इस फॉर्मेट में ऐसे ऐसे करके नदी जाती है। और बहुत तेज स्लोप होगा तो बहुत सीधी, जैसे पहाड़ी से नदी नीचे गिर रही है तो सीधी नीचे आ जाएगी। इस तरह का विसर्प बनाती हुई स्लोप, इस तरह से विसर्प बनाती हुई नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, उत्तरी मैदान को उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, इनमें विभाजित किया गया। ठीक है, ये बेसिक जान लिया। अब हम मैप के थ्रू ही समझेंगे। हाँ, देखिए आप में मैप को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। मैप में मैदानी एरिया आपको दिख रहा है ना, यदि हम यहां से देखें, ठीक है, ये पूरा मैदानी एरिया है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। इसमें ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, मैं डिमार्केशन दूसरे कलर से कर देता हूं। सिंधु का मैदान, इससे ऊपर का जो है ये पाकिस्तान में है।
ठीक है। बाकी का ये क्षेत्र, ये इधर सिंधु का ये बाकी का मैदान, इधर गंगा का मैदान यहां तक विस्तृत है, और इधर ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये है इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो बीच का गंगा का, और भारत में जो सिंधु का मैदान है, मैं दूसरे कलर से करता हूं जिससे कि देखिए सिंधु का मैदान यहां तक है और ये भारत के हिस्से में है, और फिर ये कलर ये जो है ये गंगा का मैदान है, ठीक है। और इधर ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदान बांग्लादेश में जाके मिल जाता है जाके, ठीक है। अच्छा, अब इस मैदान की कुछ खास बातें देख लें। नदियां हिमालय से उत्तरी विशाल मैदान में जितनी भी नदियां आ रही हैं वो हिमालय से आ रही हैं, ठीक है। और कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत से भी, इधर से नीचे से भी कुछ नदियां उत्तर की तरफ बह रही हैं, ठीक। अब मैदानों को हमने उनके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, उन मैदान के उपजाऊपन के, मिट्टी के आधार पर कुछ वर्गीकरण किया है। वो वर्गीकरण क्या है? ऊपर का हिस्सा जो है, मैं एक बार इरेज कर देता हूं। तो करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने कुछ डिवीजन किया है मैदान का। इसमें मिट्टी का भी भाग है, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है, नमी वहाँ पर क्या है, इन सब आधारों पर एक विभाजन किया है। और वो विभाजन क्या है? सबसे ऊपर का एरिया, जैसे ही पहाड़ खत्म होते हैं, सबसे नीचे शिवालिक है, तो शिवालिक जैसे ही शिवालिक पर्वतमाला खत्म होती है और उसके बाद जो पूरा एरिया है, तो ये मैंने रेड कलर से बनाया, ये है भावर का एरिया, ठीक है। इस एरिया में क्या, ये 8 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। जैसे ही पहाड़ों से नीचे नदी उतरती है तो वहां पर क्या है, वहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और इस तरह का मिट्टी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। बहुत पतली महीन मिट्टी ना होके पथरीली छोटे छोटे पत्थर, जिनको गिट्टी और ये बोलेंगे, वो होती है। तो यहाँ पर छोटी नदियां तो गायब हो जाती हैं, क्योंकि पोरस एरिया होता है ना, उन पत्थरों के बीच में पानी चला जाता है और ऊपर से दिखता नहीं है। तो देखने में ऐसा लगता है कि पहाड़ से उतरते ही उस एरिया में जाके नदी गायब हो गई। लेकिन फिर बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये काफी बड़ी नदियां हैं, इनके साथ पानी बहुत ज्यादा होता है, तो ये नदियां तो दिखती हैं। लेकिन छोटी नदियां अदृश्य हो जाती हैं उस 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में। उसके बाद अगली स्थिति आती है, थोड़ी सी मोटी बेल्ट है ये, और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये और मोटी होती जाएगी। इसको बोलते हैं तराई। ये 20 से 25 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है। तराई के एरिया में क्या, यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ों से लगा हुआ क्षेत्र है। हवाएं जो आती हैं टकरा के थोड़ा सा दक्षिण की तरफ चलती हैं और बारिश कर देती हैं। तो तराई के क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है, और मिट्टी का भी वहां पर कंकड़ पत्थर, मोटे कण ना मिट्टी के होके थोड़े महीन कण स्टार्ट हो जाते हैं, और नदियां यहाँ पे फिर से दोबारा से
बाहर आती हुई दिखती है, मतलब जो अदृश्य हो गई थी नदियां वो फिर से सामने आती हुई दिखती हैं। ये एरिया काफी नम एरिया है क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, और ढाल कम हो जाता है। पर्वतों से उतरने के समय भावर के टाइम पर तो ढाल थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही तराई के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ढाल कम हो जाता है और नदी विसर्प बना के दाएं बाएं काफी बड़े एरिया में बहने लगती है। इस एरिया में गन्ने की और धान की उपज होती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बीमारियां, मलेरिया हर साल फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है, तराई का इलाका वेक्टर-बोर्न डिसीजेस जो होती है, मच्छरों से जो डिसीजेस होती है, उनके लिए बहुत ही प्रॉन एरिया है। तराई का इलाका पूर्व की तरफ थोड़ा सा मोटा एरिया है, मतलब इसकी विस्तार इसका ज्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ चलेंगे, क्योंकि पश्चिम की तरफ हिमालय उत्तर की तरफ बढ़ता है और वो एरिया ठंडा है, इसलिए वहां तराई की बेल्ट पतली है। अगली बेल्ट जो है ये सबसे मोटी बेल्ट है। अब ये बेल्ट नदी के हिसाब से होती है, ठीक है। बहुत सारी नदियां, कुछ नदियां यहां पे निकली, इधर निकली, तो नदी के आसपास जो एरिया होगा, मतलब नदी से जो दूर थोड़ा सा एरिया होगा, तराई से दूर और नदी का जो मेन धारा है उससे दूर, तो उसको हम बोलते हैं बांगर एरिया। या क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो बांगर एरिया सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला आता है खादर का एरिया। खादर वो एरिया है जहां पे जैसे नदी बह रही है, जैसे गंगा नदी बह रही, तो गंगा नदी के 4-6 किलोमीटर इधर का, 4-6 किलोमीटर दाएं बाएं खादर का एरिया, नॉर्मली हम नदी का खादर बोलते हैं। जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो यमुना के आसपास की जमीन को यमुना खादर करके बोलते हैं। ये वो जमीन है, जब बारिश होती है और नदी में बाढ़ आती है तो हर साल नदी का पानी वहां तक पहुंच जाता है और नई मिट्टी यहां पर आ जाती है, इसलिए खादर का एरिया सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। और लास्ट में जो एरिया है, जैसे डेल्टा वाला एरिया, जैसे यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है, लास्ट का एरिया जहां पर नदियां मिल जाती हैं, आके दलदली भूमि रहती है, तो वो एरिया डेल्टा कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया, सबसे ऊपर का एरिया है भावर का एरिया, उसके बाद तराई का एरिया, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर, और सबसे निचला हिस्सा नदी में जहां पर डेल्टा समुद्र में गिर जाती है नदी, वो है डेल्टा का एरिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनको मैंने डिस्क्राइब भी किया है। उत्तर भारत में शिवालिक, जैसे पर्वत खत्म हुए, शिवालिक है। अंतिम पर्वतमाला जो है हिमालय में देखेंगे, सबसे निचली पर्वतमाला कौन? शिवालिक है, दक्षिण में। तो शिवालिक से जैसे ही सिंधु नदी से तीस्ता तक, पूरा फिगर में आपने देखा था, सिंधु से लेके लास्ट तीस्ता तक, जैसे ही नदी नीचे उतरती है, और उतरते जो एरिया है ये 8 से 15 किलोमीटर तक है, भावर का एरिया है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी, क्योंकि मोटी मिट्टी होती है, मैंने बोला ना, जहाँ पे मिट्टी में पत्थर ज्यादा हैं, कंकड़ ज्यादा हैं, तो नदियां गायब हो जाती हैं, नीचे प्रवाहित होने के कारण नदी अदृश्य हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, कृषि नहीं हो सकती जहां पर कंकड़ पत्थर होंगे, वहां कृषि कैसे होगी। तो यहां ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां पर, कहां पर, किस क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती हैं, सामान्यतः अदृश्य हो जाती हैं। बड़ी नदियां तो अदृश्य नहीं होती, लेकिन छोटी नदियां दिखना बंद हो जाता है, वो कंकड़ पत्थरों के नीचे पानी चला जाता है, ठीक है। तो वो एरिया कौन सा है? भावर का। यही क्वेश्चन, भावर से जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तराई, ये क्षेत्र भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। दलदली इसलिए क्योंकि यहां पर बारिश होती है वर्ष भर तो नहीं, जब भी मानसून आता है तो मानसून के टाइम पर सबसे ज्यादा बारिश इसी क्षेत्र में होती है। और ये चिकनी मिट्टी यहाँ पर है। भावर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वो तराई में आते ही फिर से दिखने लगती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक है।
मैंने बताया था। पश्चिम में क्योंकि हिमालय उत्तर की तरफ बढ़ता जाता है और उत्तर की तरफ जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे वहां पर मौसम ठंडा होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे अक्षांशीय विस्तार नीचे को जाएगा वहां मौसम थोड़ा सा गर्म होता जाएगा। और दूसरी चीज जो हमारा मानसून है, वो मानसून बंगाल की खाड़ी का मानसून इन्हीं पहाड़ियों के सहारे स्पेशली पूर्व की तरफ से ही आगे बढ़ता है, इसलिए ज्यादा बारिश पूर्वी क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पहाड़ी से उतरी नदी नीचे और भाबर के क्षेत्र में प्रवेश किया। और भाबर के बाद मुख्य भूमि तराई का जो क्षेत्र है एक तरीके से मुख्य भूमि आ जाती है, जहां पर ढलान कम है, तो नदी विसर्ग बनाती हुई दाएं बाएं काफी बड़े एरिया में फैल जाती है। इसलिए यहाँ की भूमि हमेशा दलदली या नम रहती है और इसलिए गन्ना, चावल, गेहूं आदि यहाँ पर बहुत में होते हैं। आपको ध्यान ये रखना, यहाँ पर बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो मच्छरों से होते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये काफी ज्यादा इस क्षेत्र में होती है। और ये क्वेश्चन बनता है, यूपी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्योंकि तराई का क्षेत्र काफी बड़ा भाग यूपी में है। तो किस क्षेत्र में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये बीमारियां होती हैं, स्पेशली मच्छरों से होने वाली बीमारियां, वो हैं तराई के क्षेत्र में। अब आ जाते हैं बांगर। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी है, ठीक है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। जलोढ़ जो ये बांगर का क्षेत्र है, यहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो ये पुरानी मिट्टी होती है, रिप्लेसमेंट हुआ नहीं, ठीक है। रिप्लेसमेंट जो खादर के एरिया में क्या होता है, नदी बार बार बाढ़ आई, नदी के साथ जो मिट्टी गाद जो भी आया उससे फिर नई मिट्टी ऊपर आ गई, लेकिन बांगर के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यह क्षेत्र कृषि के कार्य के लिए कम उपयोगी है और यहाँ पर भूमिगत जल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, वो भी काफी नीचे रहता है। ग्राउंड वाटर का लेवल जो है काफी नीचा रहता है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण वहां पर कंकरीली, ठीक है, इरोजन भी बहुत ज्यादा है वहां पर मिट्टी में, तो छोटे छोटे कंकरीली भूमि वहां पर मिलती है और इस भूमि को भूड़ कहते हैं, ठीक। अब खादर, उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, इसमें कांप मिट्टी भी पाई जाती है। देखिए खादर सीधी सी बात है, जहां जहां नदी बह रही है उसके आसपास का जो एरिया है, जहां पर उसके बाढ़ का पानी जाता है, वो खादर का एरिया है। खादर का एरिया काफी उपजाऊ होता है, यहाँ पर जूट, चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, लगभग हर तरह की कृषि हो जाती है। और सबसे निचला है खादर मैदान का ये एक्सटेंशन जो डेल्टा, जहां पर नदी समुद्र में मिल रही होती है। जहां पर नदी समुद्र में मिल रही होती है वहां पर नदी का वेग बहुत कम हो जाता है, क्योंकि समुद्र की लहरें भी नदी के वेग को रोकती हैं और नदी को समुद्र में जाने से रोकती हैं, तो वेग और कम हो जाता है, ठीक है। सुंदरबन का जो एरिया है वो पूरा डेल्टा वाला भाग है और यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं, ठीक है। अब डेल्टा में कोई भूमि थोड़ी सी ऊंची निकल आई, डेल्टा जनरली डेल्टा के क्षेत्र में पूरा दलदली एरिया होता है, लेकिन एक भूमि थोड़ी सी ऊपर निकल आई जहां पर कृषि की जा सकती है या वहां पर लगातार पानी नहीं रहता है, तो उस तरह की भूमि को चार कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे ऊपर का क्षेत्र भाबर, जैसे ही नदी निकलती है पहाड़ों से नीचे आती उतरती है, तो पहला जो क्षेत्र है वो भाबर का एरिया है, उसके बाद तराई का एरिया है, उसके बाद बांगर का एरिया है। बांगर का एरिया वो एरिया है जहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद खादर का एरिया है, नदी के आसपास का जो एरिया जहां पर जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी पहुंच जाता है, वो खादर का एरिया है। खादर का एरिया सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि खादर के एरिया में हर वर्ष मिट्टी नई हो जाती है
ये तो हमने विभाजन जो पीछे हमने भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने किया था कि किस तरह का क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरह की उपज हो पाती है, कैसी वहाँ पर मिट्टी है, कैसा वहाँ पर मौसम है, इसके आधार पर हमने विभाजन किया था। अब प्रादेशिक रूप से प्रदेश के हिसाब से, एरिया के हिसाब से डिवीजन करते हैं। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः 4 भाग में, पंजाब का मैदान ये सिंधु नदी का मैदान है, ठीक है। गंगा का मैदान, इसमें गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। राजस्थान का मैदान, इसमें लूनी और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो ये प्रादेशिक रूप से विभाजन हो गया। पंजाब का मैदान काफी उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर 2 बारी और बिस्त दोआब, उपजाऊ क्षेत्र में। अब बारी किस किस नदी के बीच में है, इसको समझने की जरूरत है। बा से ब्यास, ठीक है, और रा से रावी। व्यास और रावी के बीच का जो दोआब है वो बारी दोआब है, ठीक है। और बिस्त, ये है व्यास और सतलज, ठीक है। बिस्त, व्यास और सतलज। इससे जनरली इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा नहीं। ऐसे एक रेचना दोआब भी है, ये रावी और चिनाब के बीच में है, ठीक है। सिंध सागर दोआब भी है, ये झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच में है, ठीक। अब आ जाते हैं गंगा के मैदान। मुख्यतः 3 मैदानी प्रदेशों को, ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एकदम ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड करें। ऊपरी गंगा का मैदान, इसमें स्पेशली यमुना और गंगा, ये 2 नदियां हैं, और इसकी सहायक नदियां जहां पर हरिद्वार, उससे आगे जो छोटी छोटी नदियां मिलती हैं वो। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान में शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी तक है ये नदियां, ठीक है। इसमें यदि हम देखेंगे, यदि ऊपरी गंगा का मैदान देखेंगे तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, और मध्य गंगा मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और निम्न गंगा का मैदान ये बिहार का पूर्वी भाग और पश्चिमी बंगाल, सॉरी, ठीक है, ये क्षेत्र। फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, ढाल प्रवणता के कम हो जाने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गए हैं, जैसे माजुली द्वीप, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब देहांग आर्च, यहाँ पे देहांग नदी, ब्रह्मपुत्र को ही देहांग नदी बोलते हैं चीन में, तिब्बत में। तो देहांग आर्च से जैसे ही ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है, उसके बाद जैसे ही पहाड़ी एरिया से नीचे आती है तो ढलान बहुत कम है, मतलब ढाल काफी कम है, तो नदी का वेग बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से नदी के बीच में ही आइलैंड्स बन गए हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है माजुली द्वीप। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है।
माजुली द्वीप, असम के क्षेत्र में है ये। यह मैदान भारत में सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। मुख्य रूप से चावल यहाँ पर होता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। राजस्थान का मैदान 25 सेंटीमीटर समवर्षा। राजस्थान का मैदान जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के आसपास का एरिया है, तो राजस्थान का बांगर एरिया उसको बोलते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर खेती हो जाती है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है 25 सेंटीमीटर समरेखा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर बारिश हो रही है तो वो एरिया तो थार का मरुस्थल हो जाता है, ठीक है। सन के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ कृषि हेतु जल संसाधनों के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया, ठीक है। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। वहीं से जो भाखड़ा नांगल बांध है, वहाँ पर जो हरिके बैराज बनाया गया, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है इस मैदान, ठीक है। और लूनी नदी राजस्थान के मैदान की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है। सांभर झील बालसन का अच्छा उदाहरण है। बालसन का मतलब छोटी छोटी आसपास पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से नदियां जो निकलती हैं वो एक जगह मिल जाती हैं आके, वो झील बन गई। तो इस तरह की झील बालसन झील कहलाती है, ठीक। बरखान, टीले, रेतीले टीले, बरखान, ये सब राजस्थान के मैदान की खास बातें हैं। हाँ, अब जो चीज पीछे पड़ी मैं मैप के थ्रू थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले तो मैं बता देता हूं, सिंधु के मैदान में आते हैं। आप देखिए, ये जो नदी है ना, ये इधर ऊपर से आती है, ये जो सबसे ऊपर है ये सिंधु है, ठीक है। सिंधु के बाद फिर इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये एक नदी यहां पर, ये है झेलम। झेलम, उसके बाद ये जो आप पूरा ये मैदान देख रहे हैं ना, इतना इतना ये जो पूरा है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद सतलज, और सतलज के बाद व्यास, ठीक है। ये सारी इसी बीच में है, ये जो एरिया है ना इतना, इसी बीच में है, ठीक है। सबसे ऊपर सतलज है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज है, फिर ब्यास है। ये 6 नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, जिनसे सिंधु का मैदान बना है। और इसके बाद इधर गंगा का मैदान, गंगा के मैदान में गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, ठीक है। यदि हम इधर से शुरू करें तो सबसे पहले तो यमुना, ठीक है, यमुना के बाद गंगा, हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें, फिर शारदा नदी, उसके बाद घाघरा, और भी नदियां हैं, मुख्य नदियां। घाघरा के बाद राप्ती, राप्ती के बाद गंडक, और गंडक के बाद कोसी, ठीक है। और फिर आगे जाके गंगा यहाँ पर मिल जाती है, जबकि ये आई ब्रह्मपुत्र और इधर गंगा, ये दोनों मिल गई यहाँ के यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक इतना भी यहाँ पे याद कर लेंगे कि सबसे पश्चिम की तरफ से यमुना है, फिर गंगा है, फिर शारदा है, फिर घाघरा है, फिर राप्ती है, फिर गंडक है, फिर कोसी नदी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीछे मैप में देख लेता हूं। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स जो है
समुद्र के किनारे के जो मैदान हैं उनको देख लेते हैं। कहाँ पर हैं ये? अब देखिए, ये तो रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये तो है पश्चिमी घाट, ठीक है। ये रेड कलर से इधर बना दिया, ये है पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर मिल जाते हैं आके, ठीक है। ये मिलने की जगह है, ठीक। अब मैदान कहाँ पर है? इनके इधर का एरिया आप जो देख रहे हैं ना, यहां से देखें, मैं जिग जैग बना रहा हूं। ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, और इस एरिया को समंदर, ये ना, ये जो एरिया है, ये एरिया है पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा है ये एरिया? पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक। और इधर यहां से हम शुरू करते हैं, ये है ये पूरा पूर्वी तटीय मैदान। और ये है पश्चिमी तटीय। ठीक है, ये मैदान जो पूर्वी तटीय मैदान है वो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का जो एरिया है वो है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो एरिया है वो है, ठीक। अब इसका आगे डिटेल देख लेते हैं। तटीय मैदान मैंने बता दिया, भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है, ठीक है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच, ओके, हो गया ये। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। सूरत कौन सी नदी स्टार्ट करती है पश्चिमी तटीय में? हम नर्मदा से लेते हैं। नर्मदा नदी, पश्चिमी तटीय मैदान नर्मदा नदी जहां पर समुद्र से मिलती है वहां से स्टार्ट होता है और उसके बाद कन्याकुमारी तक पहुंचता है। पश्चिमी तटीय, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, कैसे हैं? क्षेत्र के हिसाब से। गुजरात का मैदान या तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। तो गुजरात के क्षेत्र में है, उसको गुजरात का मैदान बोल दिया। कोंकण और गोवा का मैदान, कलर में चेंज करता हूं, कोंकण और गोवा का मैदान, ठीक है। ये दमन से स्टार्ट हुआ, दमन से स्टार्ट होके महाराष्ट्र का क्षेत्र और गोवा का मैदान। फिर कर्नाटका तट पर जो है वो कर्नाटका तट में है, गोवा से स्टार्ट होके मंगलूर तक, इसको कन्नड़ का मैदान बोलते हैं, ठीक है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मालाबार वाला बहुत पूछा जाता है। मंगलूर एवं कन्याकुमारी के बीच तक का जो मैदान है वो है मालाबार का तट, मालाबार का मैदान, ठीक है। ये केरल का, मालाबार का केरल। अभी मैप में मैं इनको डिफाइन कर देता हूं ये कहां पर है। देखिए, ये जो एरिया है इसको तो हम बोल दें गुजरात का मैदान, ठीक है।
और फिर यहाँ से स्टार्ट होकर, ज़्यादा नीचे कर दिया मैंने, और फिर ये पूरा एरिया, इसको कोंकण तट या कोंकण का मैदान, ठीक है, और कोंकण इन गोवा बोला जाता है ना। और फिर हम यहां पर ये जो कोंकण इन गोवा, और ये इधर यहां पर गोवा का मैदान, छोटा सा इतना एरिया गोवा से फिर यहां तक, ये हो गया कन्नड़ का, मतलब जो कर्नाटका का तट है वो कन्नड़ तट है और वो कन्नड़ का मैदान है, और जो महाराष्ट्र और गोवा का तट है उसके से लगा हुआ मैदान वो कोंकण एंड गोवा का मैदान है। और ये जो लास्ट में है ये है मालाबार। मालाबार बहुत बार पूछा जाता है केरल के क्षेत्र में, इसको मालाबार तट से भी पूछ लेंगे, मालाबार का मैदान से भी करके पूछ लेंगे, ठीक है। अब इधर का भी देख लेते हैं। इधर ये तो उत्कल का मैदान उड़ीसा का, फिर ये आंध्र प्रदेश की तरफ इधर है, इसको हम कलर चेंज करूंगा, ठीक है। ये हो गया उत्तरी सरकार, ठीक है। और ये जो है ये हो गया कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में कोरोमंडल का मैदान। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उड़ीसा उत्कल तट, ठीक है, फिर उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और फिर तमिलनाडु के क्षेत्र में कोरोमंडल तट। अच्छा, यहां पर कुछ वो भी है, मैं मार्क कर देता हूं। पुलिकट झील ये रही, दूसरा कलर ले लूं, समझ जाएंगे आप। पुलिकट झील यहां पर, ये बीच में है ना, पुलिकट झील, ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, एपी लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, पुलिकट झील। इसके बाद एक कोल्लेरू लेक भी है, कोल्लेरू लेक, ये कोल्लेरू नहीं है, ये है चिल्का, चिल्का झील। और कोल्लेरू लेक तो जहां पर महानदी, ये गोदावरी का डेल्टा और कृष्णा का डेल्टा, उसके बीच का जो एरिया है ना, ये कोल्लेरू, ये दलदली भूमि है। कोल्लेरू, ठीक है, कोल्लेरू लेक, ये दलदली भूमि है और एशिया की सबसे बड़ी वेटलैंड्स है, दलदली भूमि है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप बेम्बुनाद लेक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इधर नदी है, पेरियार नदी निकल के इधर गिरती है, केरल की मुख्य नदी है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पश्चिमी के बारे में ही बात कर रहे थे हम। कोंकण गोवा का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार का मैदान, ये तो हो गए पश्चिमी तटीय मैदान। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा, गुजरात में इसका जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा चौड़ा है। उसके बाद सकरा होता जाता है, लेकिन मालाबार में आकर केरल में जो मालाबार वाला है उसमें फिर से ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है, मालाबार का मैदान। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल लेगून, ठीक है, लेगून झील बनते हैं। जैसे मैंने बेम्बुनाद बताया था, ऐसे ही एक अष्टमुदी है, बेम्बुनाद है, ये सारी लेगून झील है,
इनको बैक वाटर लेक भी बोलते हैं। अल्लापुझा बैक वाटर लेक। केरल के पुन्नमादा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वल्लम कल्ली नौका दौड़ जो उनके यहाँ होती है, किस पुन्नमादा कयाल में, मतलब पुन्नमादा लेगून में। लोकल भाषा में लेगून को कयाल बोलते हैं केरल में। ठीक, मालाबार तट पर कुछ लेगून झीलें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए केरल में बेम्बूनाद लेक हो गया, अष्टमी लेक हो गया, मैंने अभी बताया। आगे चलते हैं। फिर है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट ना बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित पूर्वी तटीय मैदान है। विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय का कहा था, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्व का स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक। ये मैदान पश्चिमी मैदानों से अधिक चौड़े हैं, तो इनकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। पश्चिमी मैदानों की कम है, पूर्वी मैदानों की ज्यादा है। पूर्वी मैदानों में जो नदियां जितनी भी समुद्र में मिल रही हैं वो सारी डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाने की वजह से उनका एरिया और ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, और वो नदियां जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको काटती जाती हैं और भूमि को समतल करती जाती हैं, इसलिए पूर्वी मैदान ज्यादा चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदानों या घाट को 3 भागों में विभाजित कर दें। उत्कल का मैदान, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी से लेके महानदी के बीच का उड़ीसा का। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच का उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का तट, और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी के बीच का आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये जो डिवीजन था, ठीक है, इस डिवीजन को उत्कल तट ये उड़ीसा के तट पर है। ये जो इधर वाला है इसको मैं कट करता हूं, इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि स्टेट के हिसाब से अब डिवीजन हो गया। उत्तरी सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु। ये कट कर देता हूं मैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है। पहले ऐसा था, अंग्रेजों के टाइम पर ये चीज थी, अब बदल गई है। उत्कल तट उड़ीसा का, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश का, और कोरोमंडल तट तमिलनाडु का। अब पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी मैदान जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु को, इसीलिए तमिलनाडु का जो मैदान है वो पूर्वी मैदान आ जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान है। और तमिलनाडु राज्य ऐसा है जो सर्दियों में भी वर्षा प्राप्त करता है, जब सर्दियां मतलब दिसंबर के टाइम पर भी वर्षा होती है वहां पर, और मानसून आने पर तो वर्षा होती ही है। तो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु का क्षेत्र जो कावेरी का बेसिन है वो दोनों ही मानसूनों में वर्षा प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता, तो चावल की खेती हो जाएगी। गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा को कोल्लेरू झील मैंने बताया ही था, एशिया की सबसे बड़ी वेटलैंड है, और ये जहां पर गोदावरी नदी डेल्टा बना रही है उसके नीचे कृष्णा नदी डेल्टा बना रही है, उसके बीच का जो एरिया है वो है। चिल्का व पुलिकट लेगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। बताया मैंने, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये भी बताया। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी बन, हाँ एक चीज मैंने, पश्चिमी तटीय मैदान पर जो नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और पूर्वी तटीय मैदान पर वो डेल्टा बनाती हैं। मतलब ये मैप है, इधर वाली एस्चुरी बनाती हैं पश्चिमी वाली, और पूर्व वाली डेल्टा बनाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लास्ट के लिए मैंने मैप रखा है। मैं एक बेसिक डिफरेंस दोनों मैदानों में बता देता हूं। पश्चिमी मैदान पूर्वी मैदान से कम चौड़े हैं, ठीक है। पूर्वी मैदान अधिक चौड़े हैं, पश्चिमी मैदान कम चौड़े हैं।
पश्चिमी मैदानों में जो नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और इधर के मैदानों में आके डेल्टा बनाती हैं, और उसी वजह से इधर के क्षेत्र चौड़े भी हो गए। देखिए जहां जहां डेल्टा है, ये गोदावरी का डेल्टा है तो उसकी वजह से भूमि का क्षेत्र बढ़ गया, ये कृष्णा का डेल्टा है, भूमि का क्षेत्र बढ़ गया, ये महानदी का डेल्टा है तो भूमि का क्षेत्र बढ़ गया, ये यहाँ पर कावेरी का डेल्टा है तो भूमि का क्षेत्र बढ़ गया, ये बेगाई का डेल्टा है, ठीक, ये महानदी का, चलिए इससे आपको ध्यान रह जाएगा, महानदी उड़ीसा में, फिर यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती हुई आंध्र प्रदेश में यहाँ पर, फिर ये कृष्णा, कृष्णा जो है, कृष्णा में पीछे तुंगभद्रा नदी भी मिल जाती है, पीछे मतलब इधर, इधर से तुंगभद्रा ऐसे जाके मिल जाती है कृष्णा में। फिर ये कावेरी का डेल्टा, ये वैगाई का, ठीक। तो है क्या, पूर्वी मैदानों में डेल्टा नदियां बनाती हैं और पश्चिमी मैदानों में एस्चुरी बनाती हैं, तटीय मैदानों में। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। आई थिंक मेरी समझ से आपको उत्तरी विशाल मैदान जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और तटीय मैदान जिसमें पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान शामिल हैं, पूर्वी तटीय मैदान शामिल हैं, उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई हो। कोई आपको कन्फ्यूज़न होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में, डिस्कशन में, ऐप में जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, क्लास को, तो आपके पास एक डिस्कशन का भी होगा। जब बाहर नीचे आप देखेंगे तो नीचे काफ़ी मेन्यूज़ दिए हुए हैं, उसमें एक डिस्कशन भी है, तो डिस्कशन में जाके आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। ओके, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।